नागौर के अंदर करणी सेना और हनुमान बेनीवाल के बीच में क्या घमासान हुआ या फिर इसके ऊपर क्या राज था, पर्दा उठाएंगे आज इस वीडियो के अंदर। आखिर क्या हुआ 8 तारीख का घटनाक्रम। जिस तरह राजपूत महासभा ने चुनौती दी थी, करणी सेना ने जिस तरह चुनौती दी थी, हनुमान बेनीवाल ने एक बयान देकर उसके बाद में हनुमान बेनीवाल नागौर के अंदर जो मामला घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम पर एक नज़र अगर आप डालोगे तो आखिर प्रशासन के ऊपर किसने दबाव बना दिया इतना कि धारा 163 लगानी पड़ी। और हनुमान बेनीवाल को शायद इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि जब करणी सेना के समर्थक हो या फिर हनुमान बेनीवाल के समर्थक जब आमने सामने नागौर के अंदर होंगे तो माहौल है वो खराब होगा। और उसके लिए हनुमान बेनीवाल ने है वो कहीं कहीं धारा 163 लगाने के लिए क्या प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बनाया गया, सरकार के ऊपर क्या दबाव बनाया गया, उसके बाद में धारा 163 लगा दी गई। क्योंकि धारा 163 लगाने के बाद में है वो आप कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हो या भीड़ इकट्ठी नहीं होती। परंतु हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह तो बयान तो राजस्थान के अंदर दे दिया। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान नहीं दिया, पहले राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई को लेकर बयान दिया और उसके बाद में किरण शेखावत का एक मामला बीच में आया। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है वो बयान तो कह ही नहीं सकते। इस तरह का हनुमान बेनीवाल आप किस तरह के नेता हो वो समझ से परे हैं। और उसके बाद में इस देश की जो बेटियां थी, शूरवीरों की बेटियां थी, उनको लेकर बयान है वो हनुमान बेनीवाल ने दे डाला। परंतु जब करणी सेना ने 8 तारीख का ऐलान कर दिया नागौर के अंदर और उसके बाद में क्या हनुमान बेनीवाल को ये पहले अंदेशा हो गया था कि जब करणी सेना है वो लोग भी आएंगे और इनके बीच समर्थक है वो आएंगे तो आमने सामने होंगे तो कहीं न कहीं एक माहौल तो खराब होगा डेफिनेटली। ये तो बात आप मान ही सकते हो। क्या हनुमान बेनीवाल ने सरकार और प्रशासन के ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि धारा 163 लगाई जाए ताकि यहाँ कोई इस तरह का लोग है वो इकट्ठे ना हो सके, कार्यक्रम ना हो सके। और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने जो एक 20 मिनट का एक भाषण दिया है, उस भाषण के अगर आप उन पर गौर करोगे तो हनुमान बेनीवाल एक एक शब्द नाप तोल के बोल रहे हैं और उनके लहजे से ये लग रहे हैं कि मैंने जो पहले बयान दिए हैं उस तरह का आगे मैं किसी तरह का बयान नहीं दूंगा। उस लहजे से आप उस भाषण को अगर आप सुनोगे हनुमान बेनीवाल का तो उससे अब आपको आइडिया लग जाएगा कि हनुमान बेनीवाल ने जोश जोश में और राजस्थान के शूरवीरों को लेकर जो बयान दे दिया, अब हनुमान बेनीवाल के वो लहजे से साफ ये झलक रहा है कि इस तरह के बयानबाजी अब मैं करने वाला नहीं हूँ, इस लफड़ों से अब मैं दूर रहने वाला हूँ। क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह उन्होंने बयान दे डाला और उसके बाद में करणी सेना की बात नहीं है, यहाँ पूरे देश के कई समाज के लोगों के अंदर एक आक्रोश देखने को मिला। पहले हनुमान बेनीवाल ने के विश्नोई को दिया तो पूरे विश्नोई समाज के अंदर पहले से एक आक्रोश था और विश्नोई समाज ने पुतले भी जलाए थे और विश्नोई समाज पहले से नाराज था। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर बयान दिया तो उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी के जितने भी समर्थक थे वो भी नाराज हो गए। और उसके बाद में राजस्थान के शूरवीरों को लेकर बयान दिया। उसके बाद में कई समाज ऐसे थे जो खुले तौर पर नहीं थे परंतु अंदरूनी वो ये कह रहे थे ये हनुमान बेनीवाल ने गलत किया और हनुमान बेनीवाल के इस तरह के बयानों के हम साथ खड़े नहीं हैं। वो शायद हनुमान बेनीवाल को आइडिया हो गया और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल जिस तरह अब नागौर के अंदर भाषण दिया करीबन 20 मिनट तक उनका लहजा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अब मैं इस तरह की कोई भाषा कोई बयान है इस तरह का मैं किरकिरी भी होगी, माहौल भी खराब होगा और आने वाले चुनावों के अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो हनुमान बेनीवाल ने कहीं कहीं यहाँ प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद में धारा 163 लग गई। उसके बाद में मामला है वो कहीं कहीं शांत हुआ और ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आए। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।